Hello everyone, myself Sonal Tandil from Ashwamekh Vidyalaya. Children, today we are learn GK. GK next unit language and literature, the great epics. The great epics. Great means महान. Epics means महाकाव्य. तो आज हम महान महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे. An epic means a long narrative poem, movie, or a novel containing details of heroic deeds. Let us learn about a few famous epics of the world. Real the clue and name the epic. तो आज हम महान महाकाव्य के बारे में पढ़ेंगे. तो हमें यहाँ पे फेमस एपिक्स दी गई है. हमको यहाँ पे रीड द क्लू, ये जो क्लू दिया गया है वो पढ़ना है और उसके जो एपिक्स है, सही एपिक्स का नेम यहाँ पे हमको लिखना है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, ब्लैंक is one of the most celebrated and well-known epics of the world, believed to written in the 9th century by Homer. This poem is based on the legend of the ट्रोजन वार के दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक है, जिसे होमर द्वारा 9th सेंचुरी यानी कि 9वीं शताब्दी में लिखा गया था. यह कविता ट्रोजन युद्ध की कथा पर आधारित है. सो ये कौन सी एपिक्स है? हमको याद रखना है कि ये 9वीं शताब्दी में लिखी गई थी और यह कविता ट्रोजन युद्ध की कथा पर आधारित है. सो यह एपिक्स है. हियर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एपिक्स का जो पिक्चर है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है. सो दिस नेम इज इलियाड. ओके, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? द इलियाड. दिस एपिक्स नेम इज द Iliad. Okay, second one, Plank is one of the greatest India epics, complete around 8th century BC. It deals with the rivalry between the cousins Kauravs and the Pandavas, of a great ruling family of India. कि यह जो क्लू है वो क्लू में कहा गया है कि सबसे महान में से एक है. ये जो एपिक्स है वो सबसे महान में से एक है. भारतीय तस्वीरें भारत के महान शासक परिवार कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिद्वंदिता से संबंधित है. सो आपको यहाँ पे कौरव और पांडव्स के नेम से ही ख्याल आ गया होगा कि ये कौन सी वाली एपिक्स है. So, Mahabharata. The Mahabharata. Okay. So, answer will become the Mahabharata. Third one. Blank is one of the earliest epics of the world. It is about how the great warriors on whom this epic in name save Haragar, the king of the Danes, from a terrible monster Grendel. तो यहाँ पे हमें इस क्लू में कहा गया है कि दुनिया के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक यह है. इसके बारे में किस तरह महान योद्धा को महाकाव्य का नाम दिया गया है, जो एक भयानक राक्षस गैंडल से द्रोण के राजा हर्दिका को बचाता है. सो चिल्ड्रन, दिस एपिक्स नेम इज बियोवुल्फ. बियोवुल्फ, हियर आप यहाँ पे देख सकती हो, बियोवुल्फ. दिस एपिक नेम इज बियोवुल्फ. नेक्स्ट, fourth one,
is the greatest English literature epic. It is the story of how Adam and the Eve came to be celebrated and how they came to lose their place in the Garden of Eden. So fourth one कि सबसे बड़ा अंग्रेजी साहित्य का महाकाव्य है यह कहानी है कैसे क्रोम और एविड बनाया गया और ईडन गार्डन में अपनी जगह खोने के लिए कैसे आया. सो फोर्थ वन परदेसी लॉस्ट पारडी से लॉस्ट. ओके आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाली एपिक से पारदी से लॉस्ट. फिफ्थ वन is the oldest and most popular Indian epic written originally in Sanskrit by Valmiki. It is the story based on the journey of Rama and his victory over evil. के वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखा गया सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय भारतीय महाकाव्य है. यह कहानी है राम की यात्रा और बुराई पर उसकी जीत के आधार पर ये एपिक्स है. सो चिल्ड्रन आपको यहाँ पे ये कौन सी वाली एपिक्स है वो आइडिया आ गया होगा. ओके सो व्हाट इज आंसर चिल्ड्रन हियर रामायणा. ओके दिस एपिक नेम इज रामायणा. Next is a Greek epic believed to be written in the 9th century by Homer. It described the adventure of the Greek hero Odysseus during his homecoming after the fall of Troy. So माना जाता है कि ग्रीक महाकाव्य को 9वीं शताब्दी में होमर द्वारा लिखा गया था. यह गिरावट के बाद आने वाले अपने घर के दौरान ग्रीक नायक ओडिसियस के कारनामों का वर्णन करता है. सो दिस एपिक नेम इज द ओडिसी. यहाँ पे हम देख सकते हैं द ओडिसी. ओके नेक्स्ट सेवेंथ वन is a historical epic of the early 19th century Russian society written by the Leo Tolstoy. It is considered as the world's greatest epic novel. 19वीं शताब्दी के रूसी समाज का एक ऐतिहासिक विवरण है. लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य उपन्यास माना जाता है. सो कौन सी वाली ये एपिक्स हो सकती है चिल्ड्रन? Here, War and Peace. This epic name is War and Peace. War and Peace. Okay? So इस तरह से हम जो एपिक्स के क्लू दिए गए होंगे और क्लू पढ़ के हम ये कौन सी वाली एपिक से वो जान सकते हैं. आपको ये यूनिट समझ आया होगा. सो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है और ये जो यूनिट है उसका रीडिंग भी करना है. ओके नेक्स्ट यूनिट अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट द नेचुरल किंगडम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट पक्षी. इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट पक्षी. प्लांट्स मीन्स पौधे. सो स्टार्ट. प्लांट्स कैन बी carnivorous tool. Some plants actually trap their prey, which are living animals using a particular trapping mechanism. Let us learn about a few insectivorous plants today. Read the clue and complete the boxes to know the answer. So यहाँ पे हमें कीट पक्षी पौधे के बारे में हम जानेंगे. तो कीट पक्षी जो प्लांट है उसका उपयोग करके
जीवित कर रहे हैं। आज हम कीट बक्सी पौधे यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। रीड द क्लू एंड कंप्लीट द बॉक्सेस टू नो द आंसर। ओके, कि हमको ये क्लू पढ़ना है और जो हम ये आंसर हमको मालूम हो तो यहाँ पे हमको बॉक्सेस में जो वर्ड्स है वो दिए गए हैं। हमको ये कंप्लीट करना होगा। ओके, स्टार्ट। फर्स्ट वन, the leaves of this plant are the cover bit shiny, tentacle like the stalk. Their stalk produce a stick fluid which looks like dew. It is used to attract insect and trap them inside. Okay, यहाँ पे हमें कहा गया है कि इस प्लांट के पत्ते चमकदार टेंटकल से ढंके हुए हैं। ये डंठल एक छड़ी का निर्माण करते हैं जो दिखता है कि इसका उपयोग कीटों को आकर्षित करने और उनके फंसाने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कीट है उसको फंसाने के लिए यहाँ पे हम ये कीट भी देख सकते हैं। इसको फंसाने के लिए ये insectivorous plants है। This plant name is sundew. Okay, this plant name is sundew. Second one, this plant has the pitcher shaped long leaves containing sugary nectar. Insects are the attract to this fluid and get trapped and eaten. Some larger type of this plant can catch rodents, lizard and even small birds as prey. इस पौधे में घड़े के आकार के लंबे पत्ते होते हैं ना। आप यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हो कि घड़े के आकार के लंबे पत्ते हैं जिनमें सुपारी होती है। कीड़े इस द्रव के प्रति आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं और खा जाते हैं। इन पौधों के कुछ बड़े प्रकार कृतंग, छिपकली और यहाँ तक कि छोटे पक्षियों का भी शिकार के रूप में पकड़ सकते हैं। Children, this plant name is pitcher plant. Okay, this plant name is pitcher plant. Next, third one, this plant can live on water as well as land depending on this species. The leaves of this plant have a small sacs called a bladder with brittle bristles on the surface. When an insect or animal touch the bristlets, the bladder opens and the insect is sucked inside and eaten. कि यह पौधा पानी के साथ साथ प्रजातियों के आधार पर जमीन पर भी रह सकता है। इस पौधे की पत्तियों में सतह पर ब्लेड के साथ मूत्राशय नामक छोटी थैली होती है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। ओके, जब कोई कीट जानवर चोकर को छूता है तो मूत्राशय खुल जाता है और इंसेक्टिक्स अंदर सो जाता है और खा जाता है। दिस प्लांट नेम इज ब्लैडरवॉर्ट। ओके, ब्लैडरवॉर्ट। यहाँ पे हम इस तरह से ये बॉक्सेस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, the leaves of these plants are divided into two lobes. The mouth like the leaves quickly shut when and the insect sits on and the insect is trapped inside. Once the insect is digest, the leaf opens. कि यहाँ पे इस क्लू में हमें कहा गया है कि इस पौधे की पत्तियों को दो लोबों में विभाजित किया जाता है। मुंह के पत्ते जल्दी से बंद हो जाते हैं जब कोई कीट उस पर बैठ जाता है और कीट अंदर फंस जाता है। एक बार जब कीट पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो जो पत्ती है वो खुल जाती है।
This plant name is Venus flytrap. Venus flytrap. Okay. Fifth one. This plant gets its name because of its appearance to the poisonous snake. It has the frog leaf which attracts insect with its sweet smell and the falls exits. When the prey gets tired and the falls into the liquid, it gets a digest. यहाँ पे एक ये जो क्लू है वो उसमें कहा गया है कि जहरीले सांप के दिखने के कारण इस पौधे को इसका नाम मिला है। इसमें एक कांटा वाला पत्ता होता है जो अपनी मीठी गंध और जूठे अस्तित्व के साथ ही कीड़ों को आकर्षित करता है। जब शिकार थक जाता है और तरल में गिर जाता है तो वह पच जाता है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाता है। फिर से एक बार हम ये पढ़ेंगे कि जहरीले सांप के दिखने के कारण इस पौधे को इसका नाम मिला है। इसमें एक कांटा वाला पत्ता होता है जो अपनी मीठी गंध और जूठे अस्तित्व के साथ उसको जो कीट है उसको आकर्षित करता है। जब शिकार थक जाता है और तरल में गिर जाता है तो वह पच जाता है। सो दिस आंसर इज कोबरा लिली। ओके, ये जो प्लांट है वो सांप की तरह दिखता है। सो इसका नाम भी यह है। हमको कहा गया है कि जहरीले सांप के दिखने के कारण इसे पौधे को नाम मिला है। सो कोबरा लिली। ओके, नेक्स्ट 6.1. This water plant with no roots traps its prey in the water. The trap of this plant contains hairs. When an insect sits on this trap, the hair stimulates and causes the trap to close. The insect gets the caught inside and is eaten up. कि बिना जड़ों वाला यह वाटर प्लांट अपने शिकार को पानी में फंसा देता है। इस पौधे के जाल में बाल होते हैं। क्या होते हैं? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल होते हैं जाल में। जब कोई कीट इस जाल पर बैठा है तो बाल उत्तेजित हो जाते हैं और जाल को बंद कर देते हैं। कीट अंदर फंस जाता है और उसे खा जाता है। ओके, सो दिस plant name is water wheel plant. Water wheel plant. Next, 7th one. The leaf of this plant covered with a sticky substance on which the prey gets caught. The leaves have a special glands which directly digest the insect or animal trapped on it. इस पौधे का पत्ता एक चिपचिपे पदार्थ से ढका होता है। दिस इज प्लांट। ओके, जिस पर शिकार फंस जाता है। पत्तियों में विशेष ग्रंथियां होती है जो सीधे कीट या उस पर फंसे हुए जानवर को पचाती है, यानी कि डाइजेस्ट करती है। सो चिल्ड्रन, दिस प्लांट नेम इज बटर वर्ड्स। ओके, सो इस तरह से हम कीटभक्षी पौधे, यानी कि उसको कीटभक्षी पौधे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो प्लांट्स है, यह सारे जो प्लांट्स है वो कीट होते हैं उसको फंसाते हैं, इसलिए इस प्लांट्स को कहा गया है कीटभक्षी पौधे, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, सो ये यूनिट आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और ये यूनिट आपको लर्न भी करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट। यूनिट नेम इज वर्ड ट्री बेस। आवर वर्ड ट्री बेस। सो आज हम पढ़ेंगे विश्व जनजातियों। ट्रिप्स मीन्स जनजातियों। ओके, विश्व जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरस ट्राइब्स lives in different remote controls
remote corners of the world. They have till date truly preserved their culture and the tradition. Okay? कि कई जनजातियां दुनिया के विभिन्न दूर दराज के कानों में रहती है। उनके पास आज तक अपनी संस्कृति और परंपराओं का वास्तव में संरक्षित रखा गया है। सो राइट द कंट्री और एरिया ऑफ ओरिजिन अंडर ईच ट्राइब के प्रत्येक जनजाति के तहत देश या मूल का क्षेत्र यहाँ पे हमको लिखना है। ओके, सो फर्स्ट वन प्यागमीज। ये जो पीपल है उसको प्यागमीज कहा जाता है। सो हमको यहाँ पे लिखना है उसकी कंट्री और एरिया यहाँ पे हमें लिखना होगा। ओके, सो ये जो प्यागमीज है वो कॉन्गो बेसिन में स्थित है। ओके, नेक्स्ट मसेस। तो ये जो पीपल है उसे कहा जाता है मसेस। सो वो कौन सी कंट्री में है? तो ईस्ट अफ्रीका, केन्या एंड टेंजानिया। ईस्ट अफ्रीका, केन्या एंड टेंजानिया। आपको याद रखना है कि ये मसेस पीपल जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन सी कंट्री में? सो ईस्ट अफ्रीका, केन्या एंड टेंजानिया। नेक्स्ट अज़टेक्स। ये पीपल आप यहाँ पे देख सकते हो, वो है सेंट्रल मैक्सिको में। फोर्थ वन बुशमैन। ये पीपल हम देख सकते हैं, इसको कहा जाता है बुशमैन, और वो कलाहारी डिजर्ट साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में? कलाहारी डिजर्ट साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट बालूचीज। फिफ्थ वन बालूचीज, वो पाकिस्तान कंट्री में है। ओके, नेक्स्ट मैरोइज। ये जो पीपल है उसको कहा जाता है, हम ये पिक्चर जो है वो देखकर भी हम कह सकते हैं कि ये मारोइज है। ओके, नेम द फॉलोइंग में एग्जाम में आ सकता है कि ये पिक्चर दिया गया होगा और आपको लिखना है उसके नेम, यानी कि मारोइज। ओके, वो कौन सी कंट्री में है? तो न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट कॉसाक्स। ये पीपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो है रसिया कंट्री में। नेक्स्ट बंजारास। आपने सुना भी होगा बंजारा के बारे में। ये जो पीपल है वो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, वो है सेंट्रल इंडिया में। ओके, यहाँ पे है वेदास, वो श्रीलंका में। इस तरह से हम ये जो जनजातीय है, विश्व जनजातियों के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है और ये यूनिट आपको लर्न भी करना होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, माई इंडिया माजोर रिवर प्रोजेक्ट्स के हम आज पढ़ेंगे प्रमुख नदी परियोजना प्रोजेक्ट्स, यानी कि परियोजनाएं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स हेल्प इन द डेवलपिंग irrigation faculties and are very important for villagers and small towns to become self-sufficient and improve the living condition of the people residing there. So, यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने में मदद करती है और गांवों और छोटे शहरों में आत्मनिर्भर बनने और वहां रहने वाले लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट द नेम ऑफ द करेक्ट रिवर बिलो द ईच प्रोजेक्ट्स, के यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और राइट करेक्ट रिवर के नेम लिखने हैं। ओके, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। यहाँ पे हमको पढ़ना है कि ये प्रोजेक्ट्स, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर में है। ओके, सो फर्स्ट वन तुंगभद्रा प्रोजेक्ट्स, तो वो तुंगभद्रा रिवर में ही ये प्रोजेक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट शिवा समुद्र प्रोजेक्ट्स, वो
कावेरी नदी में। हमको याद रखना है कि शिव समुद्रा प्रोजेक्ट्स वो है कावेरी रिवर, ओके। चंबल प्रोजेक्ट्स वो है चंबल रिवर में। मंदी प्रोजेक्ट्स वो है बीस रिवर में। आपको याद रखना होगा टाटा हाइडेल स्कीम वो है भीमा रिवर में। कौन सी रिवर? भीमा रिवर। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट्स वो है गोदावरी रिवर में। कौन सी रिवर में? गोदावरी रिवर। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर। नेक्स्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स वो दामोदर रिवर में। बकरा नानगल प्रोजेक्ट्स वो सतलुज रिवर में, सतलुज नदी में, सतलुज रिवर में, ओके। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट्स वो कृष्णा रिवर में। सो इस तरह से बहुत सिंपल है कि प्रोजेक्ट्स, तो हमको रिवर के जो प्रोजेक्ट्स है उसके नेम से हमको करेक्ट रिवर के बारे में लिखना है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट्स है तो हम लिखेंगे तुंगभद्रा रिवर, ओके। बहुत ही सिंपल है, आप इजीली आप इसको याद कर सकते हो। तो ये यूनिट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना होगा, ओके चिल्ड्रन। थैंक यू।